नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज मेरे लिए खुशी का दिन है दोस्तों, क्योंकि मेरी यूनिट का आज रेजिंग डे है। मैं खुद भी यूनिट में जाना चाहता था, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए मेरे 269 सुपरफाइन फैमिली के सभी जवान, जेसीओ, अधिकारी, पूर्व सैनिक और उनके पूरे परिवारजनों को रेजिंग डे की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों सर्कुलर 560 के बारे में कुछ कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको, और किनको लागू है, कैसे क्लेम करना है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ क्या OROP 3 के ऊपर हमारी संस्थाओं ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मुराद पूरी कर दी है, इसके बारे में बात करेंगे, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले 560 सर्कुलर का फायदा किनको मिलेगा, इसको समझना पड़ेगा। कल मैंने 560 सर्कुलर का एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो बैंक ने जारी किया है वो दिखाया था दोस्तों। जी हां, 560 सर्कुलर जो 2016 में निकला हुआ सर्कुलर था, और उस सर्कुलर का भुगतान नहीं हुआ था, तो पेंशनर ने जब ग्रीवेंस डाला तो बैंक ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया स्पर्श के नाम का, कि इनको 560 सर्कुलर का हमने भुगतान नहीं किया है। साथ ही साथ कैलकुलेशन शीट भी दिया गया और 48,000 समथिंग का उनको एरियर का भुगतान के लिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बना करके भेज दिया गया। अब स्पर्श के जरिए उस पैसे का भुगतान पेंशनर्स को हो जाएगा। तो इस बात से यह सिद्ध होता है दोस्तों कि 560 सर्कुलर का भुगतान के लिए अभी भी पेंशनर्स बचे हुए हैं। लेकिन सवाल होता है कि ये किन को लागू है। अब पेंशनर जो हैं वीडियो को पूरा देखते नहीं है, वीडियो को नहीं देखते हैं पूरा, और सवाल कर बैठते हैं कि सर मैं 2017 का रिटायरी हूं, क्या मुझे भी लागू है? सर मैं 2020 का रिटायरी हूं, क्या मुझे भी लागू है? इसलिए आपको सही जानकारी लेने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जायज सवाल जो है आप कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा 560 सर्कुलर किन के लिए है। दोस्तों जैसे आप सबको पता है 568 सर्कुलर से सर्विस पेंशन की बढ़ोतरी की गई थी। फैमिली पेंशन भी, जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट या इनहांस रेट था, उसकी बढ़ोतरी की गई थी। तो 568 सर्कुलर का जो एरियर दिया गया था वो सर्विस पेंशन के ऊपर या तो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन नॉर्मल रेट और एनहांस रेट के ऊपर दिया गया था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सभी जेसीओ जवान, अधिकारी सभी के लिए था। उसी तरीके से 560 जो सर्कुलर है ये भी 2006 से पुराने रिटायरीज का ही है, जैसे 568 सर्कुलर था। यानी कि आप अगर 31 दिसंबर 2005 से पहले के रिटायरी हैं तो आपको लागू है ये। लेकिन किस पेंशन में इसकी बढ़ोतरी लागू है दोस्तों? आप अगर डिसेबिलिटी पेंशन लेते थे, डिसेबिलिटी पेंशन का भी जो सर्विस एलिमेंट है वो तो आपको 568 में बढ़ोतरी मिल गया, लेकिन जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है, चाहे आपका नॉर्मल डिसेबिलिटी का डिसेबिलिटी एलिमेंट हो, चाहे आपका वॉर इंजरी या बैटल कैजुअलिटी का डिसेबिलिटी एलिमेंट हो, और साथ ही साथ जो स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, ये 4 कैटेगरीज के पेंशनर्स के लिए सर्कुलर 560 लागू है। फिर से बताता हूं, आप 2006 से पहले के रिटायरी हैं, आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, किसी भी तरीके का डिसेबिलिटी पेंशन हो, उसका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसकी बढ़ोतरी 560 से हुई है। और आप अगर स्पेशल फैमिली पेंशनर हैं 2006 से पहले की पेंशनर की, या तो फिर आप अगर लिबरलाइज फैमिली पेंशनर हैं तो आपको भी लागू है। तो बढ़ोतरी किस तरीके से लागू था ये आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को इन चीजों के बारे में बहुत सारे पेंशनर्स को पता नहीं रहता है। अगर आपको मिल गया इसका एरियर तब तो ठीक है, क्योंकि जो सर्कुलर था वो था 8 जून 2016 का। 8 जून 2016 के बाद अगर आपको 560 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है तब आपको इस जानकारी से कोई फायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको इस सर्कुलर का फायदा नहीं मिला है, तो उनके लिए आज की जानकारी है। चलिए समझाता हूं आपको, मैं 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से समझाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप मान लीजिए डिसेबिलिटी पेंशन लेते थे 2006 से पहले, आपका सर्विस एलिमेंट तो 568 सर्कुलर में रिवाइज होकर के आपको एरियर मिल गया, लेकिन जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन उसकी भी बढ़ोतरी 560 सर्कुलर के जरिए की गई थी। 1 जनवरी 2006 से लेकर के 23 सितंबर 2012 के पीरियड का जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसको बढ़ाया गया था 560 सर्कुलर से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिपाही को अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट 1450 रुपए करके मिला है, फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, ये
ये आंकड़े जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं मैंने। मान लीजिए एक सिपाही को अगर 1450 रुपए डिसेबिलिटी एलिमेंट 2006 के बाद मिला है, रिटायरी 2006 से पहले के हैं, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2012 के बीच का है। तो मान लीजिए 2006 में, 7 में, 8 में किसी सिपाही को अगर उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट 1450 रुपए मिला, ये मैं 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से समझा रहा हूं दोस्तों, 100% का इसका डबल होगा, तो उनको मिलना चाहिए था 1755 रुपए, क्योंकि 100% डिसेबिलिटी एक सिपाही का 560 सर्कुलर के हिसाब से 3510 रुपए था, तो उस हिसाब से 50% डिसेबिलिटी बनता है 1755 रुपए। अगर आपको 1755 के हिसाब से नहीं मिला है तो ये जो 1755 और 1450 के बीच का जो डिफरेंस है 305 रुपए, ये आपका एरियर हर महीने का बन रहा है। और तब से लेकर के अब तक मान लीजिए 23 सितंबर 2012 तक ये अमाउंट जुड़ता जाएगा, उसके साथ डीए भी कैलकुलेट होगा, जो डीआर मिलता है वो भी उसमें जुड़ेगा। तो इस तरीके से मान लीजिए एक सिपाही को अगर 1450 मिलता था, मिलना चाहिए था 1755 और उनका डिफरेंस हो गया ये। इसी हिसाब से नायक को फॉर एग्जांपल अगर 1500 मिल रहा था तो उनको भी यही मिलना था, डिफरेंस होता है इतना। हवलदार को मान लीजिए 1550 मिल रहा था। ये जो आंकड़े ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, अंदाजतन आंकड़े, लेकिन ये जो आंकड़े ये 560 सर्कुलर के आंकड़े हैं 50% डिसेबिलिटी के हिसाब से। तो मान लीजिए हवलदार को अगर 1550 मिलता था, उनको मिलना था 1755 और 205 का डिफरेंस हो जाता है। तो वही पैसा जुड़ जुड़ करके जनवरी 2006 से लेके सितंबर 2012 तक, 23 सितंबर 2012 तक ये जो एरियर है इसका जोड़ बनेगा, उसके साथ डीआर भी लगेगा। सूबेदार की बात करें तो 2200 रुपए फॉर एग्जांपल अगर उनको मिल रहा था तो उनको मिलना था दोस्तों 100% डिसेबिलिटी के हिसाब से सूबेदार का 5424 बनता है, उसका 50% डिसेबिलिटी में दोस्तों 2712 बनता है। तो 2712 के बजाय अगर 2200 किसी को मिलता था तो 512 रुपए का डिफरेंस था। तो 512 रुपए का जनवरी 2006 से लेके पूरा एरियर बनता था, समझ गए होंगे। और जो स्पेशल फैमिली पेंशन की मैं बात करूं तो मान लीजिए ये स्पेशल फैमिली पेंशन का जो रेट था 560 सर्कुलर के हिसाब से सिपाही से लेके हवलदार तक 7000 का रेट था। फॉर एग्जांपल किसी सिपाही को अगर 6400 मिलता था, नायक को अगर 6720 मिलता था, हवलदार को अगर 6800 मिलता था, ये आंकड़े मैंने अंदाजतन लिए हैं। तो उनको जो 7000 मिलना चाहिए था 560 सर्कुलर के हिसाब से, उसका डिफरेंस मैंने यहां निकाला है। तो इस हिसाब से, और सूबेदार की बात करूं तो 11328 रुपए उनको मिलना चाहिए था स्पेशल फैमिली पेंशन। जो सूबेदार रैंक के जो पेंशनर हैं 2006 से पहले जिनका पेंशन शुरू हुआ है उनकी बात कर रहा हूं, तो उनको मिलना चाहिए था 11328। अगर फॉर एग्जांपल उनको 10200 मिला है तो डिफरेंस बनता है इतना। तो ये जो अमाउंट है इसका पूरा कैलकुलेशन होकर के एरियर बनता है। और वहीं अगर लिबरलाइज फैमिली पेंशन की बात करूं तो ये है अमाउंट 560 के हिसाब से मिलना चाहिए था। 10,250 सिपाही का और नायक का 11,040, हवलदार का 11,640 मिलना चाहिए था 560 सर्कुलर के हिसाब से। लेकिन अगर उनको फॉर एग्जांपल मिला है 10,100, 10,800, 11,200 और सूबेदार की बात करूं तो 18,880 रुपए उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन 1 जनवरी 2006 से लागू था। अगर उनको फॉर एग्जांपल 16,900 मिला है तो ये बनता है उनका डिफरेंस, और इसका पूरा जोड़ मिला करके 23 सितंबर 2012 तक का एरियर उनको मिलना चाहिए था। और यह सर्कुलर था 8 जून 2016 का। अब आपने बैंक स्टेटमेंट निकालना है, जून 2016 से लेके बाद का पूरा बैंक स्टेटमेंट निकालना है और चेक करना है कि क्या आपको 560 सर्कुलर का एरियर मिल चुका है। लेकिन किसने चेक करना है? जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था 2006 से पहले, जो स्पेशल फैमिली पेंशनर थे या लिबरलाइज फैमिली पेंशनर थे 2006 से पहले के, उन्होंने चेक करना है, उनको लागू है 560 सर्कुलर। तो चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिला है 560 सर्कुलर का, तो आपने कार्रवाई करना है। क्या कार्रवाई करना है आगे समझाऊंगा। कैसे चेक करें? सर्कुलर 560 का एरियर नहीं मिला तो कैसे हासिल करें, तो मैंने आपको बता दिया कि चेक कैसे करना है। आपने जून 2016 के बाद का पूरा बैंक स्टेटमेंट निकालना है। वहां पर हर महीने का पेंशन तो आपको पता चल जाएगा। ओआरओपी का अगर आपको ओआरओपी 1 की बात कर रहा हूं, अगर एरियर मिला है वो भी पता चल जाएगा, 568 का भी पता चल जाएगा। लेकिन स्पेशल फैमिली पेंशनर और लिबरलाइज फैमिली पेंशनर को तो 568 का नहीं मिला है, उनको 560 का ही मिलना चाहिए था। तो आपने जैसे ही आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि पेंशन के अलावा कौन सा अमाउंट आपको मिला है। अगर 560 का नहीं मिला है तो आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, श्रीमान मेरा आर्मी नंबर ये, या मैं आर्मी नंबर इतना इतना की फैमिली पेंशनर हूं, मुझे 560 का एरियर लागू था लेकिन उसका एरियर नहीं मिला है, कृपया मुझे 560 का एरियर देने की कृपा करें। बस इतना लिख करके आप सीपी ग्राम्स में डाल दीजिए।
आपका ग्रीवेंस पीसीडीए जाएगा, और अगर आपको भुगतान नहीं हुआ है तो सीपीपीसी को भेजा जाएगा, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आएगा और आपका भुगतान अभी भी हो सकता है। जानकारी ना होने की वजह से बहुत सारे पेंशनर्स इस तरीके के होते हैं जिनको भुगतान लागू होते हुए भी नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आपको अगर लागू है तो ग्रीवेंस जरूर डालें ताकि आपको आपका हक का पैसा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। ओआरओपी 3 को लेकर सैनिक संगठनों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मुराद पूरी कर दी। ये एक सवाल है दोस्तों। सरकार चाहती है कि ओआरओपी का भुगतान देरी करे, और सैनिक संगठनों ने भी यही मांग कर दी कि ओआरओपी को अभी देरी कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, विसंगतियां सही की जाएं पहले, और उसके बाद ही ओआरओपी को लागू किया जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया, आप सबको पता होगा, रेगुलर कैप्टन के केस में, कि 14 नवंबर 2024 तक का सरकार को समय दे दिया। तो इस वजह से सरकार को समय मिल गया जो सरकार शायद चाहती थी कि हरियाणा के चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं, उससे पहले ओआरओपी के टेबल को जारी करना ना पड़े। क्योंकि अगर ओआरओपी के टेबल जारी हो गए तो हो सकता है कि पूर्व सैनिक सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि ओआरओपी 3 में उतनी बढ़ोतरी नहीं मिलने वाली है जितनी ओआरओपी 1 या 2 में मिली, और इस वजह से ये चांसेस थे कि पूर्व सैनिक विरोध करें। तो सरकार को चाहिए था बहाना, जो कि ओआरओपी 3 का रिवीजन को देरी करने का बहाना। और मेरे ख्याल से जो सैनिक संगठनों ने जो मांग पत्र वगैरह सौंपे कि विसंगतियां सही कीजिए चाहे देरी हो, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया 14 नवंबर 2024 तक रेगुलर कैप्टन के केस में, तो ये दोनों चीजें मिलकर के कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में एक हथियार दे दिया कि ओआरओपी 3 का रिवीजन को डिले किया जाए। ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जल्दी से दिया जाए, समय से दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का ही 14 नवंबर तक का समय देना, कहीं ना कहीं सरकार को मौका मिल गया, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट करके जरूर बताएं। या तो फिर दूसरा और एक भी ऑप्शन हो सकता है, या सही में सरकार विसंगतियां दूर कर रही है। क्या आपको लगता है कि सरकार ओआरओपी 1 या ओआरओपी 2 की सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए टेबल्स देरी कर रही है? क्या ये भी चांसेस हैं? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो वैसे ओएमजेसी का जो रिकमेंडेशन है, उनमें जितने भी रिकमेंड किए गए पॉइंट थे उनको तो सरकार को लागू करना ही चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर कैप्टन का जो केस है वो भी उसी में से एक केस है। तो अगर एक पॉइंट को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस हो जाता है तो आने वाले समय में बाकी पॉइंट्स को लेकर भी ओएमजेसी का रिकमेंडेशन का केस हो सकता है। तो क्या सरकार इस एंगल से देख करके सही मायने में ओआरओपी के विसंगतियों को सही करने के लिए टेबल्स देरी कर रही है? आप इसके ऊपर भी कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कि इन दोनों में से कौन सा रीजन हो सकता है कि सरकार चुनावों के चलते टेबल्स देरी से जारी करना चाहती है, या सरकार सही में विसंगतियों को दूर करके टेबल्स देना चाहती है। देरी किस वजह से हो रही है? आपका क्या मानना है? आप जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।